नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल केवल एकेडमी पर। देखिए, हमारा ये यूपी पीसीएस टेस्ट नंबर 7 का डिस्कशन चल रहा था, जहां पर बात की गई पॉलिटी प्लस करंट अफेयर्स के बारे में। अब तक हमने टेस्ट नंबर 7 के 59 यानी कि 59 प्रश्नों को कवर कर लिया है। आज के लेक्चर की शुरुआत करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 60 से। तो चलिए जल्दी से शुरुआत कर लेते हैं। शुरुआत करने के पहले देखिए, आप लोग बार बार परेशान हो रहे हैं कि पेड ग्रुप कैसे ज्वाइन किया जाए, तो इसके लिए आप 9044883929 पर हाय या हेलो लिख करके मैसेज भेज सकते हैं। आपको सारी चीज़ें वहाँ पर बता दी जाएंगी। जो फीस है वह अभी भी 300 रुपये ही है। बाकी आगे के लिए कुछ कमिटमेंट नहीं दी जा सकती है। फिलहाल चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 से, जहाँ पूछा जा रहा है कि संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। यह वर्णित है ए अनुच्छेद 224 में, बी अनुच्छेद 124 में, सी अनुच्छेद 226 में, या डी अनुच्छेद 231 में। देखिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, संसद जो है वह अनुच्छेद 231 का प्रयोग करते हुए विधि बना करके 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए या फिर 2 या 2 से अधिक राज्यों को एक ही उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत रख सकती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, जो कि कथन और कारण के रूप में दिया हुआ है। यहाँ पर कथन ये है कि लोकतंत्र में एक संस्था द्वारा दूसरे पर अंकुश लगाने की व्यवस्था होती है। कारण आर बताया जा रहा है कि विधायिका पर कार्यपालिका का नियंत्रण होता है। कूट है ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी ए सही परंतु आर गलत है, और डी ए गलत परंतु आर सही है। थोड़ा ध्यान से देखिए, आप लोग आसानी से कर ले जाएंगे। देखिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कथन तो सही है लेकिन कारण जो है वह गलत है, क्योंकि विधायिका पर कार्यपालिका का नहीं, कार्यपालिका पर विधायिका का नियंत्रण होता है अंडर आर्टिकल 75। ठीक है, अनुच्छेद 75 में यह बात स्पष्ट रूप से दी गई है कि जो मंत्रिपरिषद है वह लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। ठीक है, लोक सभी नहीं, लोकसभा के प्रति। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपको बता दिया गया है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। देखिए, एक्सप्लेनेशन को थोड़ा शॉर्ट करते हैं ताकि पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज को एक बार में हम लोग डिस्कस कर सकें। और दूसरी चीज़, जो डिस्कशन है वो आपको दोपहर में मिलना था, लेकिन गर्मी देख रहे हैं आप लोग बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो कूलर को बंद करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। अभी भी बहुत ज़्यादा ही गर्मी पड़ रही है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा दोपहर की अपेक्षा कम है, तो प्रयास किया जा रहा है। बाकी देखिए कहाँ तक चला जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। ठीक है, इसी कारण से देखिए उधर बीच में लेक्चर्स को आपके रोक दिए गए थे, क्योंकि तबीयत जो है वो ख़राब हो गई थी। तो वैसा ना हो, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है। वैसे मैं आपसे कोशिश करूँगा कि रात में ही लेक्चर्स आपके बना दिए जाएँ। चलिए देखते हैं फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 को, जहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत परिभाषित विधि शब्द में सम्मिलित है। ए साधारण विधियाँ, बी संविधान संशोधन अधिनियम, सी विधि का बल रखने वाली सामाजिक रूढ़ियाँ, या डी ए और सी दोनों। देखिए, इसका जो सही आंसर है वह तो है ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों ही अनुच्छेद 13 के विधि के शब्द के अंतर्गत शामिल की गई हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल देखिए थोड़ा सा ध्यान करिए या रिकॉल करिए एक बार, अनुच्छेद 13 किस बारे में बात करता है। देखिए, अनुच्छेद 13 में दिया गया है कि मूल अधिकारों से असंगत यदि कोई विधि है तो वह किस प्रकार असंगत होगी या फिर किस प्रकार उनका अल्पीकरण किया जाएगा। देखिए, वे सभी विधियां जो मूल अधिकारों से असंगत हैं या मूल अधिकारों का अल्पीकरण या फिर उनको कम करती हैं, अल्पीकरण। ठीक है, मूल अधिकारों को अल्पीकरण करती, मूल अधिकारों का अल्पीकरण या मूल अधिकारों को कम करती हैं, तो उनके बारे में प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 13 में, जहाँ पर यह कहा गया है कि जो भी जैसी भी विधि है, ठीक है, उस विधि शब्द के अंतर्गत राज्य क्षेत्र राज्यों के अध्यादेश हैं, आदेश हैं, विधान हैं, अधिनियम हैं, रेगुलेशन यानी कि विनियमन है, और साथ ही साथ ऐसी सभी सामाजिक रूढ़ियाँ जो अपने अंतर्गत विधि का बल रखती हैं,
इन सभी पर उस हद तक प्रतिबंध या उस सीमा तक प्रतिबंध आरोपित किया गया है अनुच्छेद 13 के माध्यम से जिस सीमा तक वे मूल अधिकारों का अल्पीकरण या फिर उनसे असंगत हैं। ठीक है, पूरी तरीके से न्यून नहीं किया गया, ठीक है, या पूरी तरीके से उन विधियों या फिर उन सामाजिक रूढ़ियों को अवैध नहीं घोषित किया गया, बल्कि उस सीमा तक इन पर जो है प्रतिबंध आरोपित किया गया जिस सीमा तक यह मूल अधिकारों से असंगत हैं। ठीक है, और इसके अंतर्गत स्पष्ट रूप से दिया गया है कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत किए जाने वाले संवैधानिक संशोधनों को अनुच्छेद 13 के अंतर्गत परिभाषित विधि शब्द के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल वाला था इसलिए आपको बताना पड़ा, बाकी अन्य जगहों पर इतना एक्सप्लेनेशन नहीं करी होगा। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा करता है जब ए उसे प्राक्कलन समिति द्वारा रिपोर्ट प्राप्त होती है, बी राज्य विधानसभाएं बहुमत से सिफारिश करती हैं, सी उसे यह प्रतीत होता है कि देश में वित्तीय स्थायित्व को खतरा है, या डी राज्यसभा बहुमत से प्रस्ताव पारित करे। चलिए देखिए, आर्टिकल 360 में सीधे सीधे यह दिया गया कि जब राष्ट्रपति को, ठीक है, कितने में, अनुच्छेद 360 में, ठीक है, जब राष्ट्रपति को यह प्रतीत होगा कि देश में वित्तीय स्थायित्व को खतरा है या उसके किसी क्षेत्र में वित्तीय स्थायित्व को खतरा है, तो राष्ट्रपति जो है वह वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। ठीक है, ऐसा कितनी बार किया गया है, तो ऐसा एक भी बार नहीं किया गया, यानी राष्ट्रपति द्वारा अभी तक कभी भी अनुच्छेद 360 का प्रयोग नहीं किया गया है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि हमारे देश में अभी तक कभी भी वित्तीय आपात की घोषणा या वित्तीय आपातकाल को लागू नहीं किया गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, जहां पूछा जा रहा है कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय के न्यायिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है, ए मेघालय, बी मिजोरम, सी अरुणाचल प्रदेश, या डी नागालैंड। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मेघालय के लिए भी हाल ही में एक नए उच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया था। ठीक है, देख, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो है असम, ठीक है, असम, नागालैंड, यहाँ पर है ना ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की, जहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से तत्व भारतीय संघात्मक व्यवस्था के एकात्मक चरित्र को प्रकट करते हैं। पहला, संविधान की लोचशीलता, दूसरा स्वतंत्र न्यायपालिका, तीसरा आपातकालीन उपबंध, या और चौथा एकल नागरिकता। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता दूं, देखिए संघात्मक व्यवस्था के एकात्मक चरित्र का मतलब है कि जो संघ है उसमें एकात्मकता को प्रदर्शित कौन कौन से आर्टिकल या कौन कौन से नियम जो है वह करते हैं। ठीक है, करने का मतलब कि भारतीय संविधान, जैसे कहा नहीं जाता कि अनेकता में क्या कहते हैं, भारतीय संविधान संघीय कम है और एकात्मक ज़्यादा है। कुछ लोग यह आरोप लगाते हैं ना। संघीय का अर्थ है कि यहाँ पर जो भी फेडरल या फिर जो कोऑपरेशन का बात की जाती है, जो सहकारिता की बात की जाती है राज्य और केंद्र के मध्य, उस प्रकार का प्रावधान कम है, जबकि कुछ परिस्थितियों में भारतीय संविधान जो है वह केंद्र के प्रति ज़्यादा झुका रहता है और राज्यों के प्रति कम झुका रहता है। मतलब कि ऐसे बोला जाता है, भारत को जो है बोला जाता है कि भारत जो है वह क्या कहते हैं, उन नष्ट होने वाले राज्यों का एक, उस शब्द को क्या बोला जाता है, देखिए अभी ध्यान नहीं आ रहा है, तो फिलहाल शब्द को अभी रोकते हैं, यहाँ पर कूट को देखते हैं। ऑप्शन है एक केवल एक, बी 1, 2 और 3, सी 1, 3 और 4, या फिर डी उपरोक्त सभी। एक सेकंड रुकिए, तो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ बोला जाता है ना सरकार को, केंद्र को, या फिर हमारे संविधान को। मतलब यहाँ पर राज्यों को नष्ट किया जा सकता है या फिर केंद्र के पास ज़्यादा शक्ति है, इस प्रकार के आरोप लगाए जाते हैं। तो वह आरोप किन आधारों पर, यानी कि इस हमारे संविधान के एकात्मक चरित्र के आधार पर लगाए जाते हैं। आपको यहाँ पर वही बताना है कि कौन कौन से शब्द जो है वह एकात्मक चरित्र को प्रकट करते हैं संविधान के, यानी कि कौन कौन से तथ्य जो है या कौन कौन से विकल्प जो है वह केंद्र के प्रति झुके हुए हैं। तो अब कूट का प्रयोग करते हुए सही आंसर बता दीजिए। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है
1, 3 और 4 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। संविधान की लोचशीलता, संसद कभी भी इनमें संशोधन कर सकती है। आपातकालीन उपबंध, राष्ट्रपति के पास समस्त शक्तियाँ चली जाती हैं। एकल नागरिकता, राज्यों की अपनी अलग से किसी भी प्रकार की नागरिकता संबंधी प्रावधान नहीं है। अगर आप हैं तो आप भारत के नागरिक हैं। तो इस प्रकार के उपबंध जो है वह भारतीय संविधान या भारतीय संघात्मक व्यवस्था के एकात्मक चरित्र को प्रकट करते हैं, जबकि स्वतंत्र न्यायपालिका जो है यह संघात्मक चरित्र को प्रकट करता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, जहाँ पर एक तरफ तो हमारे संविधान के प्रावधान हैं और दूसरी तरफ उनके स्रोत देशों के बारे में, मतलब उन्हें कहाँ से लिया गया इस बारे में है और इनको आपको सुमेलित करना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ए है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ऑस्ट्रेलिया। संसद की संयुक्त बैठक, जापान। प्रस्तावना में न्याय का आदर्श, आयरलैंड। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, सोवियत संघ। कूट है आपके सामने, ए 2, 1, 4, 3, बी 1, 2, 4, 3, सी 2, 1, 3, 4 या फिर डी 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर देखिए, पहले आप अच्छे से सुमेलित करवा लीजिए, विकल्पों पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 2, 1, 4, 3 यानी कि विभिन्न प्रकार के पेनों से हम लोग प्रयोग करते हुए चलेंगे। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है जापान से, 2 हो गया। नेक्स्ट अगली पेन लेते हैं। संसद की संयुक्त या ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट का प्रावधान लिया गया है कहाँ से? यह लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, ये वाला हट गया हमारा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। उसके बाद प्रस्तावना में न्याय के आदर्श को लिया गया है कहाँ से बताइए? यह लिया गया है सोवियत संघ से। और सबसे अंत में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति को हमारे संविधान में लिया गया है आयरलैंड से। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति को आयरलैंड से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया या प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को लिया गया है जापान से। प्रस्तावना में न्याय के आदर्श को लिया गया है सोवियत संघ से। हो गई सारी बातें। और ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान कहाँ से लिया गया है बताइए? तो यह लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जहाँ पूछा जा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन जो है वह सही नहीं है? ठीक है, ए, वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, न कि मनोनीत। बी, वह संसद सदस्य को प्राप्त होने वाले वेतन व भत्ते प्राप्त करता है। सी, वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है। या फिर डी, वह मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। बताइए कौन सा कथन इन चारों में से प्रधानमंत्री के संदर्भ में सत्य नहीं है? देखिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है। यह कथन यहाँ पर गलत दिया हुआ है, क्योंकि मंत्रिपरिषद जब सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होगी तो जाहिर सी बात है मंत्रिपरिषद का नेता होने के कारण जो है प्रधानमंत्री भी संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, आर्टिकल 74 सब क्लास 1 में यह दिया गया है कि मंत्रिपरिषद का एक नेता होता है जो कि प्रधानमंत्री होता है और जिसकी नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति करता है। ठीक है, राष्ट्रपति नियुक्त होता है, प्रधानमंत्री जो है वह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है, न कि मनोनीत या फिर निर्वाचित। ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, न मनोनीत होता है और न ही निर्वाचित। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है वह सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ तो राज्य हैं और दूसरी तरफ उनके गठन के वर्ष हैं। ऑप्शंस हैं आपके पास, ए हरियाणा 1966, बी मेघालय 1972, सी सिक्किम 1975, डी अरुणाचल प्रदेश 1980। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया था 1987 में। ठीक है, बाकी अन्य सभी सही सुमेलित हैं। हरियाणा का गठन 1966 में, मेघालय का गठन 1972 में, सिक्किम का गठन 1975 में किया गया था और अरुणाचल प्रदेश का 1987 में। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जहां पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? ए 8वीं अनुसूची, बी अनुच्छेद 370,
सी छठी अनुसूची या फिर डी अनुच्छेद 250। चल, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, छठी अनुसूची में AMTM राज्यों के बारे में बात की गई है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के बारे में बात की गई है। ठीक है, यहाँ पर स्वशासी जिला परिषदों की स्थापना की जाती है छठी अनुसूची के अनुसार। कहाँ पर? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में। ठीक है, इन स्वशासी जिला परिषदों में जो है 24 सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ठीक है, और 6 सदस्य जो है वह कैसे होते हैं? राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, या फिर यूं कह दीजिए कि 6 सदस्यों को नाम निर्देशित किया जाता है। 6 सदस्य मनोनीत होते हैं और 24 सदस्य जो है वह प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं स्वशासी जिला परिषदों में। और मनोनीत कौन करता है? मनोनीत करता है राज्यपाल। तो कुल कितने सदस्य हो गए? कुल हो गए 30 सदस्य। फिलहाल बात करते हैं अगले प्रश्न की, जहां पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला, संघ शासित क्षेत्र अधिनियम यूनियन टेरिटरी एक्ट 1963, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम नेशनल कैपिटल रीजन एक्ट NCR एक्ट 1991, संसद अधिनियम पार्लियामेंट एक्ट 1959 या फिर 1959, और सबसे अंत में 4, सीमांकन अधिनियम डिमार्केशन एक्ट 2002। आपको बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा युग्म जो है वह सही सुमेलित है। A 1, 3 और 4, B 2 और 4, C 1 और 3, D 1, 2, 3 और 4। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। सभी के सभी जो है वह सही सुमेलित हैं। देखिए, संघ शासित या फिर यूनियन टेरिटरी एक्ट जो है यह 1963 में आया था। NCR एक्ट जो है यह 1991 में लाया गया था। पार्लियामेंट एक्ट 1959 में, और डिमार्केशन एक्ट जो है यह 2002 में लाया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की, जहां पूछा जा रहा है कि भारतीय संघ के राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है अथवा उनकी सीमाएं परिवर्तित की जा सकती हैं। A, संसद द्वारा विधान की सामान्य प्रक्रिया में साधारण बहुमत द्वारा। B, दोनों सदनों के 2/3 बहुमत द्वारा। C, राज्य सरकार की सहमति से संघीय सरकार के कार्यपालक आदेश द्वारा। या फिर D, दोनों सदनों के 2/3 बहुमत तथा संबंधित राज्य के विधानमंडल के सहयोग के द्वारा। बताइए, भारतीय संघ में राज्यों का पुनर्गठन या फिर उनकी सीमाओं में परिवर्तन किस प्रकार किया जा सकता है? गला सूख जाता है ना। देखिए, राज्यों के संदर्भ में या राज्यों की सीमाओं के परिवर्तन के संदर्भ में या उनके पुनर्गठन के संदर्भ में संसद जो है सामान्य विधिक प्रक्रियाओं की तरह परिवर्तन कर सकती है। जिस प्रकार सामान्य विधियों को संसद द्वारा बनाया जाता है, यानी कि संसद द्वारा विधान की सामान्य प्रक्रिया में साधारण बहुमत के द्वारा राज्यों के संदर्भ में सभी नियम बनाए जा सकते हैं। ठीक है, इसी को कहा गया राज्यों के विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जहां पूछा जा रहा है और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति होती है इस प्रकार राज्यों के संदर्भ में किसी भी प्रकार के विधेयकों के बारे में। ठीक है, उनके नाम परिवर्तन, उनके सीमांकन आदि के बारे में, यह आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न के बारे में, जहां पूछा जा रहा है कि पहले चले तो कथन और कारण के रूप में यह प्रश्न दिया हुआ है, जिसमें कथन ए है कि भारत को विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ कहा जाता है। कारण आर बताया जा रहा है कि संविधान द्वारा राज्य के अस्तित्व को गारंटी प्रदान नहीं की गई। भाई जो मैं बार बार रट रहा हूँ, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। क्यों? क्योंकि राज्यों के अस्तित्व को गारंटी नहीं प्रदान की गई है। अभी अभी हमने क्वेश्चन नंबर 71 में देखा कि एक साधारण विधेयक के माध्यम से राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से एक साधारण विधेयक के माध्यम से संसद राज्य के संदर्भ में उनकी सीमा, उनके नाम आदि किसी भी चीज़ में परिवर्तन कर सकती है। यानी कि जो इसका सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, कि कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट, राज्यसभा का सभापति पद ग्रहण करता है। ए, जनता द्वारा सीधे निर्वाचन से। बी, राज्यसभा सदस्यों द्वारा निर्वाचन से। सी, राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित होने से। या फिर डी, पदेन।
देखिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आपको यहाँ पर यह सोचना चाहिए था कि राज्यसभा का सभापति होता कौन है। राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति, और इसके पास इसके पद से संबंधित कोई अधिकार नहीं है सिवाय इसके कि उपराष्ट्रपति जो है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, और यह अन्य कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करता है, और यह प्रावधान किया गया आर्टिकल 64। जब आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। नेक्स्ट, न्यायिक समीक्षा का तात्पर्य है ए, कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका दोनों के कार्यों की वैधता की जांच, बी, केवल व्यवस्थापिका के कार्यों की वैधता की जांच, सी, केवल कार्यपालिका के कार्यों की वैधता की जांच, या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। न्यायपालिका जो है वह न्यायिक समीक्षा के माध्यम से, चाहे वह कार्यपालिका हो या फिर जो लेजिस्लेचर यानी कि जो विधायिका या व्यवस्थापिका हो, दोनों के कार्यों की वैधता की जांच कर सकती है। कार्यों की वैधता की जांच करने का संदर्भ यहाँ पर यह है कि विधायिका द्वारा बनाई गई विधियों की जांच न्यायपालिका द्वारा की जा सकती है, और कार्यपालिका द्वारा दिए गए आदेशों के अंतर्गत विधि के बारे में जांच न्यायपालिका कर सकती है, या फिर संवैधानिक आधारों पर वह चीज़ सही है अथवा गलत है इसकी जांच न्यायपालिका द्वारा की जा सकती है। इसे ही न्यायिक समीक्षा या फिर न्यायिक पुनराविलोकन की शक्ति कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अंतर्गत प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ए, अनुच्छेद 243 क्यों, बी, अनुच्छेद 243 वी, सी, अनुच्छेद 243 एस, या फिर डी, अनुच्छेद 243 टी। चलिए देखिए, पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है एससी और एसटी के लिए आर्टिकल 243 डी या फिर अनुच्छेद 243 ख के तहत। ठीक है, और किस प्रकार का आरक्षण होगा, तो आरक्षण करने का आधार होगा जनसंख्या। उस ग्राम सभा में इन अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के जनसंख्या का जो अनुपात होगा, उसी अनुपात के आधार पर इनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा ग्राम पंचायत या पंचायत स्तर पर। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 243 डी के तहत। इसी अनुच्छेद 243 में आगे जो है 1/3 सीट महिलाओं को आवंटित करने के बारे में भी बात कही गई है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न के बारे में, जहां पूछा जा रहा है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसकी पदावधि समाप्त होने से पहले हटाया जा सकता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात की जा रही है यहाँ पर, CEC की, कि उसकी पदावधि यदि पूरी ना हो तो उसको कैसे हटाया जाएगा। ए, मंत्रिमंडल की संस्तुति पर, बी, राष्ट्रपति द्वारा पारित एक आदेश द्वारा, सी, उस रीति एवं उन आधारों पर जिससे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, या फिर डी, उस रीति एवं उन आधारों पर जिससे संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसकी पदावधि को समाप्त होने से पहले या तो वह पद त्याग दे, इस्तीफा दे दे, मतलब तब हटाया जा सकता है, और राष्ट्रपति को देगा अपना इस्तीफा। ठीक है, और या फिर उस रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति और जिन आधारों पर सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश को हटाया जाता है। यह किस प्रकार से हटाया जाता है, तो आप इसके लिए आर्टिकल नंबर 124 सब क्लास 4 को देखिएगा, जहां पर बात की गई है कि साबित कदाचार या फिर असमर्थता के आधार पर ही किसी न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। ठीक है, और इस प्रकार के आरोपों को सिद्ध करने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान देने वालों के 2/3 सदस्यों द्वारा इस आरोप पत्र को उसी सत्र में, मानी कि जैसे कि मान लीजिए कि शीतकालीन सत्र में यह प्रस्ताव लाया गया, तो यह प्रस्ताव कैसे लाया जाएगा, कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा प्रस्ताव लाया जाएगा, और जितने लोग उपस्थित और मत देने वाले हैं उसका 2/3 द्वारा उसी सत्र में उसको, यानी शीतकालीन सत्र में ही उसको पारित कर दिया जाएगा।
और उसी शीतकालीन सत्र में यह विधेयक जाएगा, यह अधिनियम जाएगा राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर या फिर अपनी अनुमति प्रदान कर दी जाए तब तो हटाया जाएगा, वरना नहीं। सोचिए कितनी कठिन प्रक्रिया है, ठीक है, यानी कि नहीं ही हटाया जा सकता है, एक प्रकार से जान लीजिए। तो फिलहाल इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, कि सीईसी को जो है उसके पद से उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति और जिन आधारों पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट, मंत्रिमंडल पर संसदीय नियंत्रण के उपायों में निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? ए, निंदा प्रस्ताव, बी, महाभियोग प्रस्ताव, सी, अविश्वास प्रस्ताव, या डी, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, महाभियोग प्रस्ताव जो है या संसद के कह रहा हूँ, महाभियोग प्रस्ताव जो है या राष्ट्रपति के विरुद्ध लाया जा सकता है, अन्य किसी के नहीं, न कि मंत्रिमंडल पर संसदीय नियंत्रण का उपाय है। ठीक है, मंत्रिमंडल पर संसदीय नियंत्रण के उपायों में निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव या फिर प्रश्न पूछना आदि विभिन्न चीज़ें होती हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जहां पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति पूर्व से महाभियोग के बारे में बात कहाँ की गई है? यह की गया है आर्टिकल 61 में। निम्नलिखित में से किस एक में द्विसदनीय प्रणाली नहीं है? ए, अमेरिका, बी, भारत, सी, चीन, या फिर डी, ब्रिटेन। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, चीन में जो है द्विसदनात्मक प्रणाली नहीं है, चीन में एक सदनीय विधायिका है। ठीक है, बाकी अमेरिका, भारत, ब्रिटेन, इन सभी जगह जो है द्विसदनीय विधायिका है। चीन की संसद को बोला जाता है पीपुल्स कांग्रेस। नेक्स्ट, संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा वह माध्यम है जिनके द्वारा विधायिका कार्यपालिका को नियंत्रित करती है? पहला, वित्तीय कटौतियाँ, दूसरा, स्थगन प्रस्ताव, तीसरा, अविश्वास प्रस्ताव। कूट का प्रयोग करना है आपको। कूट है ए, 1 और 2, बी, 2 और 3, सी, 1 और 3, डी, उपरोक्त सभी। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। अभी ऊपर बात हुई हमारी कि विभिन्न प्रकार से स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, वित्तीय कटौतियाँ या फिर प्रश्न पूछना आदि चीज़ों के माध्यम से जो है संसदीय नियंत्रण स्थापित किया जाता है, विधायिका का संसदीय नियंत्रण स्थापित किया जाता है मंत्रिमंडल पर। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? पहला, राज्यसभा एवं लोकसभा दोनों में चुने जाने हेतु किसी भी नागरिक को न्यूनतम 25 वर्ष आयु का होना चाहिए। दूसरा, संसद के किसी भी सदन का सदस्य चुने जाने हेतु व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। कूट है ए, केवल 1, बी, केवल 2, सी, 1 तथा 2 दोनों, और डी, न तो 1 और न ही 2। दोनों कथनों को आप एक बार फिर से देखिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, केवल और केवल दूसरा कथन सही है। पहला कथन गलत है, क्योंकि राज्यसभा में जो है चुने जाने के लिए किसी भी व्यक्ति की न्यूनतम उम्र जो है वह 30 वर्ष होनी चाहिए, और लोकसभा में चुने जाने हेतु किसी भी व्यक्ति की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, और बाकी इनका भारत का नागरिक होना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि भारत के नागरिक ही नहीं, बस उम्र 30-25 हो गई तो ये चुने जाने लगे राज्यसभा और लोकसभा हेतु। ठीक, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जहां पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में वर्णित प्रावधानों के तहत कोई व्यक्ति संसद की सदस्यता हेतु अयोग्य होगा यदि वह ए, सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित मानसिक स्तर पर अस्वस्थ हो, बी, किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से प्राप्त कर ली हो, सी, भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी लाभकारी पद पर कार्यरत हो, या डी, उपरोक्त सभी। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, संसद का सदस्य होने की योग्यता के संदर्भ में आप देखिए आर्टिकल नंबर 84, जहां पर इन सभी प्रावधानों के बारे में व्यवस्था की गई है, और साथ ही साथ एक अन्य प्रावधान जोड़ा गया है, वह है घोषित दिवालिया ना हो, या फिर अनुमोचित शब्द का वहाँ पर प्रयोग किया गया है। ठीक है, बैंकरप्ट ना हो वह व्यक्ति, तभी तो वह संसद का सदस्य बन सकता है, अन्यथा नहीं।
नेक्स्ट, कथन और कारण के रूप में यह प्रश्न है, जहाँ पर कथन ए है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। कारण आर बताया जा रहा है कि भारतीय संसदीय प्रणाली में सरकार का कार्यकाल तभी तक बना रहता है जब तक लोकसभा में उसे बहुमत का विश्वास प्राप्त होता है। सेम आंसर है, कई चीज़ को एक बार नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए कि कथन और कारण दोनों सही हैं। कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। आर्टिकल नंबर 75 सब क्लॉज 3 आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत शासन अधिनियम 1935 से संबंधित है? पहला, संघीय शासन प्रणाली का प्रारंभ। दूसरा, संघीय न्यायालय का गठन। और तीसरा, संघ स्तर पर द्वैध शासन। कूट है ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1, 2 और 3 या फिर डी केवल 3। देखिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सभी के सभी तीनों कथन ही सही हैं। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 में एक संघीय शासन प्रणाली को प्रारंभ करने की बात की गई थी और एक संघीय न्यायालय का गठन किया गया था 1937 में। संघ स्तर पर द्वैध शासन को शुरू किया गया था और प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी और वहाँ पर द्वैध 1919 से चले आ रहे द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, प्रांतों या फिर राज्यों से, और केंद्र में द्वैध द्वैध स्तर पर शासन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जहां पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में पंचायती राज की स्थापना से संबंधित भाग एवं अनुसूची है। ए भाग 9 अनुसूची 11, बी भाग 9 क अनुसूची 12, सी भाग 9 अनुसूची 12, डी भाग 9 क और अनुसूची 11। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए भाग 9 अनुसूची 11 में बात की गई है पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। ठीक है, हमारे संविधान में। नेक्स्ट, राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? पहला, यह एक संवैधानिक संस्था है। दूसरा, इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है। तीसरा, इसके गठन का प्रावधान अनुच्छेद 243 आई में वर्णित है या 243 झ में वर्णित है। कूट 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1, 2 और 3 या डी 1 और 3। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर, बताइए, डी। पहला और तीसरा कथन सही है, बाकी कथन 2 जो है वह गलत है। कैसे? देखिए, राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर जो है केंद्रीय वित्त आयोग का गठन किया जाता है, न कि राज्य वित्त आयोग का। राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल द्वारा किया जाता है। इसका कार्य क्या होता है राज्य वित्त आयोग का? देखिए, यह एक संवैधानिक संस्था है। इसके बारे में प्रावधान अनुच्छेद 243 झ या फिर आई में किया गया है। झ या फिर आई में किया गया है। इसका कार्य होता है कि राज्यों को जो वित्त प्राप्त होता है, राज्यों को जो टैक्स प्राप्त होता है, चुंगी कर या बाजार टैक्स आदि माध्यमों से जो टैक्स प्राप्त होता है, इनका समुचित वितरण करना राज्यों और स्थानीय निकायों के बीच, ठीक है, धन का समुचित वितरण करने के लिए मार्गदर्शन देना। ठीक है, नेक्स्ट, यह सिफारिश करना, और यह अपनी सिफारिश राज्यपाल को करता है। नेक्स्ट, एक साइड प्रावधान दिया हुआ है और दूसरी साइड अनुच्छेद दिया हुआ है दूसरी तरफ, और पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है वह सुमेलित नहीं है। ए बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अनुच्छेद 45, बी राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123, सी कार्य करने हेतु सही और मानवीय स्थिति अनुच्छेद 42, डी कार्य करने का अधिकार अनुच्छेद 43। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। कार्य करने के अधिकार के बारे में अनुच्छेद 43 में बात नहीं की गई है, यह बात की गई है आर्टिकल 41 में, जबकि अनुच्छेद 43 में न्यूनतम मजदूरी या यूं कहें कि निर्वाह मजदूरी के बारे में बात की गई है। ठीक है, निर्वाह मजदूरी के बारे में बात की गई है आर्टिकल 43 में। वहीं आर्टिकल 43
क जो है यह बात करता है प्रबंधन यानी मैनेजमेंट में भागीदारी को लेकर के, कर्मकारों के प्रबंधन में भागीदारी को लेकर के बात करता है आर्टिकल 43B। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में संसद में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। ए, यदि विधेयक को दूसरे सदन द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया हो। बी, यदि दूसरा सदन विधेयक में किए गए संशोधनों को मानने से असहमत हो। सी, दूसरे सदन द्वारा विधेयक पास किए 6 महीने से ज़्यादा हो गया हो। या डी, उपरोक्त सभी परिस्थितियों में संयुक्त बैठक का प्रावधान। देखिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, विधेयकों कि यदि किसी विधेयक को दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया गया हो, दूसरा सदन जो है वह विधेयक में किए गए संशोधनों को मानने से असहमत हो। इसका अर्थ यह है कि राज्यसभा ने किसी विधेयक पर संशोधन कर दिया, पहले वह विधेयक लोकसभा से पास हो गया, बाद में इसी पास हुए विधेयक को राज्यसभा में जब भेजा गया तो राज्यसभा ने इस पास हुए विधेयक पर कुछ संशोधन कर दिया और इस संशोधन को लोकसभा द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। ठीक है, यह बात कही जा रही है इस स्टेटमेंट में। वहीं नेक्स्ट कि दूसरा सदन द्वारा विधेयक पास किए 6 महीने से ज़्यादा का समय हो गया हो, यानी कि यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि लोकसभा ने विधेयक को पास कर दिया और यह विधेयक गया अब राज्यसभा के पास और राज्यसभा ने अपनी कोई भी प्रतिक्रिया इस विधेयक पर नहीं दी है, लगभग 6 महीने हो गया है। तो इन सभी परिस्थितियों में संयुक्त बैठक बुला करके विधेयक को साधारण विधेयक के तरह से पास किया जा सकता है, यानी कि उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के बहुमत के द्वारा उस विधेयक को पास किया जा सकता है। ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान आर्टिकल 108 में दिया गया है। इसको राष्ट्रपति बुलाता है या आहूत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, संयुक्त बैठक को। और दूसरी चीज़ इसकी अध्यक्षता जो है वह इसके लिए आप आर्टिकल नंबर 117 देखिए, आपके लिए यह होमवर्क है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर बताइए। कथन ए है कि संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। कारण आर बताया जा रहा है कि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल में निहित होती है। कूट है ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी, ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी, ए सही है परंतु आर गलत है। और डी, ए गलत परंतु आर सही है। चलिए इसके लिए वही सिंपल है, आप आर्टिकल नंबर 74 का सब क्लास 1 देखेंगे, वहाँ पर यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है वह मंत्रिमंडल की सलाह से ही कार्य करेगा। हालांकि वह एक बार किसी भी मंत्रिमंडल द्वारा विचार किए गए विधेयकों को या नियमों को लौटा सकता है, लेकिन यदि उसे उसी रूप में दोबारा से मंत्रिमंडल राष्ट्रपति के पास भेजता है तो राष्ट्रपति उसको पास करने के लिए बाध्य होता है। ठीक है, हालांकि यह वापस लौटाने का प्रावधान जो है वह 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से किया गया था, जबकि इसके पहले 42वें संविधान संशोधन के अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रपति की शक्तियों को सीमित करते हुए उसे मंत्रिमंडल के सलाह पर ही कार्य करने के लिए बाध्य कर दिया गया था। लेकिन बाद में 44वें संविधान संशोधन के बाद इस राष्ट्रपति को एक अन्य अधिकार दिया गया कि वह मंत्रिमंडल द्वारा विचार किए गए विधेयकों या नियमों को एक बार वापस तो लौटा सकता है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए कि ए और आर दोनों ही सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। इस संदर्भ के देखने के लिए आप अनुच्छेद 74 को देख सकते हैं। नेक्स्ट, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना या फिर जो एमपी लैंड के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पहला, इस योजना की शुरुआत दिसंबर 1993 में हुई थी। दूसरा, यह पूरी तरह केंद्र सरकार से सहायता प्राप्त है। तीसरा, लोकसभा एवं राज्यसभा के मनोनीत सदस्य इसमें सम्मिलित नहीं किए जाते। कूट है ए 2 तथा 3, बी 1 तथा 2, सी 1 तथा 3 या फिर डी उपरोक्त सभी। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पहला और दूसरा कथन सही है। देखिए इसमें जब बात की गई है एमपी लैंड स्कीम ही है या फिर एमपी लैंड स्कीम ही है,
या फिर सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना का नाम है, तो जो मनोनीत सदस्य हैं वह भी तो सांसद ही हैं। तो फिर सभी के बारे में यह स्कीम प्रावधान करती है। ध्यान रखिएगा कि इसकी शुरुआत दिसंबर 1993 में की गई थी और यह पूरी तरीके से केंद्र द्वारा समर्थित एक योजना है, ठीक है। और इसमें मनोनीत और निर्वाचित दोनों ही सदस्य शामिल होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? ए, अविश्वास प्रस्ताव संसद में लाने के लिए किसी विशेष कारण का उल्लेख नहीं करना होता है। बी, विश्वास प्रस्ताव का प्रचलन संसदीय नियमों में नहीं बल्कि व्यवहारिक रूप में प्रयोग होने लगा है। सी, विश्वास मत या अविश्वास प्रस्ताव संसद के किसी एक सत्र में एक ही बार लाया जा सकता है। डी, सभी कथन सत्य हैं। देखिए, इस संदर्भ में सभी के सभी कथन सत्य हैं, ठीक है। यह आता कहाँ से? तो यह उसकी उत्पत्ति होती, विश्वास मत या अविश्वास मत की उत्पत्ति होती आर्टिकल 75 के सब क्लास 4 से, जहाँ पर मंत्रिपरिषद को लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी बताया गया है। एक ही अनुच्छेद है, विभिन्न प्रकार से खेल खेलता है आयोग हमसे, ठीक है। तो देखिए, अविश्वास प्रस्ताव जो है यह विपक्ष के द्वारा लाया जाता है और अब कि हमको आपके ऊपर विश्वास ही नहीं है कि आपकी सरकार जो है वह सही काम कर रही है, ठीक है। संसद आपके ऊपर भरोसा नहीं कर रही है, आपके मंत्रिमंडल पर। यह पास हो गया तो सरकार इस्तीफा दे देगी। विश्वास प्रस्ताव जो है यह सरकार की तरफ से लाया जाता है। इसमें सरकार जो है वह संसद के अंदर अपना विश्वास, संसद के अंदर जो है अपने विश्वास मत को सिद्ध करती है, ठीक है। और इसको जो है किसी भी सत्र में एक ही बार लाया जा सकता है। नेक्स्ट, भारत का महान्यायवादी संसद की बैठकों में भाग ले सकता है किंतु मत नहीं दे सकता है। यह वर्णित है ए, अनुच्छेद 85 में, बी, अनुच्छेद 86 में, सी, अनुच्छेद 87 में या डी, अनुच्छेद 88 में। चलिए इसके बारे में बात करें। इसके पहले आप ये बताइए कि किस अनुच्छेद में महान्यायवादी के बारे में बात की गई है। देखिए, इसका जो सही आंसर है फिलहाल वह तो है ऑप्शन नंबर डी, जहाँ पर यह बात कही गई है, डी कह रहा हूँ, हाँ सही, ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 88 में ही यह बात कही गई कि महान्यायवादी जो है वह संसद की बैठकों में भाग ले सकता है लेकिन मत नहीं दे सकता है, ठीक है। लेकिन भारत का एक महान्यायवादी होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक वह महान्यायवादी बना रहेगा। इस बारे में प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 76 में। और इससे हम लोग को यह भी पता चलता है कि जो महान्यायवादी है इसको अपने पद के कार्यकाल की सुरक्षा नहीं प्रदान की गई है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जहां पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, किसी राज्य विधान, हाँ एक चीज़ और जानिए कि यदि महान्यायवादी किसी समिति या फिर किसी कमेटी का सदस्य तो वहाँ वह मत भी दे सकता है, ठीक है, और अपनी बात भी रख सकता है। यदि किसी कमेटी का सदस्य है तब की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, किसी राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में किसी साधारण विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान होता है। दूसरा, विधान परिषद साधारण विधेयक को अधिकतम 90 दिनों तक रोक सकती है। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। पहला, केवल एक, दूसरा केवल दो, तीसरा एक और दो दोनों, और चौथा न तो एक और न ही दो। देखिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, केवल और केवल दूसरा कथन सही है। देखिए, यहाँ पर ना एक कल्पना आपसे करवाई जा रही ज़बरदस्ती की कि जो राज्यसभा है उसके समान शक्तियाँ प्राप्त हैं विधान परिषद को, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। विधेयकों के संदर्भ में विधान परिषद की शक्ति काफ़ी ज़्यादा कम है, ठीक है। यह विधेयकों को पहली बार में 3 माह तक रोक सकती है और दूसरी बार में 1 माह तक, ठीक है। यानी कि कुल टोटल 4 महीने तक ही यह किसी भी विधेयक को रोक सकती है। सामान्यतः एक अनुमान लगाते हैं कि प्रत्येक महीने 30 दिन होता है। एक सेकंड, प्रत्येक महीने में 30 दिन होता है और इस प्रकार से 90 दिनों तक, 4 तियां 12, 120 दिनों तक ना यह किसी भी विधेयक को अपने पास रोक सकती है, ठीक है। तो अधिकतम कितने दिनों तक? अधिकतम किसी भी विधेयक को
4 माह तक यह रोक सकती है। फिलहाल इसका जो सही आंसर होगा वह बी नहीं होगा, वह डी होगा। यहाँ पर जो विकल्प दिया है वह गलत दिया है। ठीक है, एक बार आप लोग जिनके पास पेड ग्रुप की PDF हो वह देख लेंगे कि आंसर की वहाँ पर बी है या फिर सी है। अगर बी है तो उसे काट करके वहाँ पर डी कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर जो दिया है वह गलत दिया है। दो के दोनों ही कथन गलत हैं, क्योंकि विधान परिषद की शक्ति जो है वह सीमित है, जबकि राज्यसभा की शक्ति असीमित है। असीमित नहीं कह सकते, राज्यसभा की शक्ति भी सीमित है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन, एक सेकंड रुकिए, थोड़ा सा स्टेबल होने का टाइम दीजिए। देखिए, राज्य विधानमंडल के संदर्भ में किसी भी प्रकार के संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। ठीक है, विधानमंडलों के संदर्भ में संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वह आर्टिकल 108 में सिर्फ और सिर्फ संसद के संदर्भ में है, न कि राज्य विधानमंडलों यानी कि राज्य की विधानसभा और विधायिका के संदर्भ में। दूसरी चीज़, किसी भी विधेयक को जो है वह विधान परिषद अधिकतम 4 माह यानी कि 120 दिनों तक के लिए अपने पास रख सकती है, जिस 4 माह को 2 भाग में यानी कि 3+1 में डिवाइड किया गया है। पहली बार में राज्य विधान परिषद जो है वह विधेयक को अधिकतम 3 माह तक रोक सकती है। ध्यान रखिएगा कि जो विधेयक होगा वह साधारण विधेयक होगा, यानी कि धन विधेयक से भिन्न किसी भी विधेयक को राज्य विधान परिषद प्रथम बार में 3 माह तक और दूसरी बार में अधिकतम 1 माह तक रख सकती है। विधान परिषद द्वारा देखिए, विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को यदि विधान परिषद कुछ संशोधनों के साथ वापस विधानसभा को भेजती है, तो विधानसभा उस विधेयक को या फिर उन संशोधनों को मानने या न मानने हेतु स्वतंत्र है। ठीक है, या वह माने या न माने। ठीक है, स्वीकार कर लिया तो ठीक है, नहीं स्वीकार कर लिया तो भी ठीक है। नहीं स्वीकार किया तो विधानसभा दोबारा इसी रूप में उस विधेयक को विधान परिषद के पास भेज देगी। विधान परिषद अब उस विधेयक को मात्र 1 महीने तक अपने पास रख सकती है। नहीं, और इसके दौरान अगर विधान परिषद ने किसी भी प्रकार की प्रक्रिया नहीं की तो दोबारा से विधान परिषद द्वारा पारित जो विधेयक था उसको उसी रूप में विधेयक मान लिया जाए, उसको उसी रूप में एक्ट या फिर अधिनियम मान लिया जाएगा। ठीक है, जो विधानसभा ने पारित किया था, न कि विधान परिषद। ठीक है, चलिए इस संदर्भ में सारी चीज़ों को जानने के लिए कंफ्यूज मत होइए। आर्टिकल नंबर 197, एक बार आप 197 आप लोग देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, थोड़ा इधर उधर होता है ना, तो थोड़ा सा स्टेबल होने के लिए आपको समय देना पड़ता है। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। दूसरा, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। तीसरा, अपीलीय क्षेत्राधिकार। उपर्युक्त में से कौन सा कथन उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है। ए 1 तथा 3, बी केवल 1, सी 2 और 3, सी 1 और 2। तो बताइए कौन सा जो है वह उच्च न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार या मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है, उच्च न्यायालयों के पास नहीं है। अनुच्छेद 143 के तहत उच्च न्यायालय राष्ट्रपति को, उच्च न्यायालय कह रहा हूँ, सर्वोच्च न्यायालय जो है वह राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। नेक्स्ट, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना हो? ए 256, बी अनुच्छेद 257, सी अनुच्छेद 258 या डी अनुच्छेद 355। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, स्पष्ट रूप से हमारे संविधान में यह बात कही गई कि राज्य की कार्यपालिका जो है वह कोई भी ऐसी शक्ति का प्रयोग या अपनी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार नहीं करेगी जिससे संघ की कार्यपालिका की शक्ति के प्रयोग में बाधा उत्पन्न हो। ठीक है, सेम शब्द है, सेम चीज़ है, मैंने दूसरे तरीके से कहा। ठीक है, यानी कि संघ की कार्यपालिका शक्ति को जो है वह अधिक प्रभावी बनाया गया है राज्य की कार्यपालिका शक्ति के ऊपर। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 257 के तहत।
वैसे आप लोग एक काम करिएगा कि 256 से लेकर के 257 तक के सभी विधेयकों को, 256 कह रहा हूँ, 254 से लेकर के 257 तक के सभी नियमों को, सभी अनुच्छेदों को एक बार पढ़ लीजिएगा। मैं लिख देता हूँ 254 से लेकर के 257 तक। इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहे थे इस बार। और साथ ही साथ इनके साथ आप पढ़िएगा आर्टिकल 131 को। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए, संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन, बी, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति फ्रांस, सी, सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी क्षेत्राधिकार ऑस्ट्रेलिया, या फिर डी, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति अमेरिका। एक तरफ संवैधानिक प्रावधान है और दूसरी तरफ वह कहाँ से लिए गए हैं, इस संदर्भ में बात की गई है। आपको बताना है कि कौन सा जो है वह उसके साथ सुमेलित नहीं है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, संसदीय विशेषाधिकारों को बताइए, एक सेकंड, संसदीय विशेषाधिकार यह ब्रिटेन से ही लिए गए हैं। ठीक, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी क्षेत्राधिकार। ठीक है, यह ऑस्ट्रेलिया से नहीं लिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार यह लिया गया है कनाडा से। आर्टिकल 143 की बात की जा रही। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार जो है वह कनाडा से, अनुच्छेद 143 को कनाडा से लिया गया है। बाकी संसदीय विशेषाधिकारों के नियम को ब्रिटेन से, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कहाँ पर है? 127 में। ठीक है, तदर्थ न्यायाधीशों या एडहॉक जज की नियुक्ति के प्रावधान को लिया गया है फ्रांस से, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को लिया गया है अमेरिका से, और सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार यानी कि आर्टिकल 143 को लिया गया है कनाडा से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है, यानी कि डीपीएसपी में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा? ए, मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध, बी, पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन, सी, काम, शिक्षा एवं लोक सहायता पाने का अधिकार, डी, कृषि एवं पशुपालन का गठन। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध जो है यह मूल अधिकारों के तहत अनुच्छेद 23 में किया गया है। ठीक है, बाकी अन्य सभी जो है वह हमारे डीपीएसपी में दिए गए हैं। फिर चाहे वो पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन की बात की गई हो, कृषि एवं पशुपालन के गठन की बात की गई हो, या फिर काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकारों की बात की गई हो, यह राज्य के कर्तव्य बताए गए हैं डीपीएसपी के तहत। नेक्स्ट, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? ए, सेवाओं पर कर का प्रावधान या फिर सर्विस टैक्स का रूल 88वां संविधान संशोधन, बी, अनुसूचित जाति आयोग का गठन 61वां संविधान संशोधन, सी, मेघालय राज्य की स्थापना 28वां संशोधन, डी, नगर निगम नगरपालिका की स्थापना 73वां संविधान संशोधन। देखिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सेवाओं पर कर यानी कि प्रोविज़न ऑफ सर्विस टैक्स का प्रावधान जो है संविधान में 88वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से किया गया था। बाकी अनुसूचित जाति आयोग का गठन जो है यह किया गया था 89वें संविधान संशोधन के माध्यम से। मेघालय राज्य की स्थापना की गई थी 22वें संविधान संशोधन के माध्यम से, और नगर निगम नगर पालिका की स्थापना की गई थी 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से। बात करते हैं अगले प्रश्न की, जहां पूछा जा रहा है कि निम्न पर विचार करें। पहला उपराष्ट्रपति, दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरा राज्यपाल और चौथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त। पूछा जा रहा है कि उपरोक्त में से किनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? ए, 2, 3 तथा 4, बी, 1, 3 तथा 4, सी, 1 तथा 3, या डी, उपरोक्त सभी। चलिए, एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए इन सबको। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 2, 3 और 4, राज्यपाल, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और प्रधानमंत्री, इनकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन उपराष्ट्रपति जो है यह निर्वाचित होता है कि नहीं? उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। नेक्स्ट,
संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक संसद और राज्य विधानमंडल को आकस्मिकता निधि सृजन करने की शक्ति देता है? ये आकस्मिकता निधि यानी कि कंटीजेंसी फंड के बारे में बात की जा रही है कि किस अनुच्छेद में कंटीजेंसी फंड के बारे में प्रावधान किया गया है? ए अनुच्छेद 256, बी अनुच्छेद 262, सी अनुच्छेद 267 या फिर डी अनुच्छेद 270। देखिए आर्टिकल नंबर 267 या फिर अनुच्छेद 267 में बात की गई है भारत सरकार के आकस्मिकता निधि की या फिर राज्यों के विधानमंडल या फिर राज्यों के कंटीजेंसी फंड के बारे में। ठीक है, संसद और राज्यों के कंटीजेंसी फंड के बारे में बात किया गया है या प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 267 में। वहीं संचित निधि के बारे में बात की गई है अनुच्छेद 266 में, चाहे राज्य हो चाहे केंद्र हो। ठीक है, नेक्स्ट और इस लेक्चर के अंतिम प्रश्न को यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, जहाँ पर पूछा जा रहा है कि कल ये टेस्ट सीरीज कंप्लीट करवा दी जाए, कल आज रात में ही इसका लेक्चर कंप्लीट करवा दूंगा मैं। देख रहे हैं किस प्रकार से कन्फ्यूजन जो है हो रही लगातार जो है। चलिए परिस्थितियों को आपसे नहीं बताया, बात करते हैं यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सी रीट प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध जारी की जाती है? पहला परमादेश, दूसरा अधिकार परीक्षा, तीसरा बंदी प्रत्यक्षीकरण और चौथा उत्प्रेषण। कूट है आपके पास ए 1 और 2, बी 1, 2 और 3, सी 2, 3 और 4 या फिर डी उपरोक्त सभी। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1, 2 और 3 इन सभी रीटों को जो है प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है, यानी कि परमादेश, अधिकार परीक्षा और बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में एक चीज़ जानिए कि इसको जो है निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी जारी किया जा सकता है। ठीक है, इन सभी को जो है परमादेश, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण को प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है, जबकि उत्प्रेषण रीट को न्यायिक अधिकारियों या फिर अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध ही जारी किया जा सकता है। ठीक है, तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए फिलहाल सॉरी, क्योंकि डिस्कशन कंप्लीट नहीं करवा रहा हूँ। गर्मी जो है वो बहुत एक्सेस में पड़ रही है, आप लोग भली भांति परिचित होंगे। तो चलिए, धन्यवाद।